हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको नेशनल एडिशन यानी कि राष्ट्रीय संस्करण को प्रेफरेंस देनी है। राष्ट्रीय संस्करण में हम उन्हीं न्यूज़ को पढ़ते हैं जो राष्ट्र से संबंधित होती है। इसमें पैसिफिक पेजेस होते हैं, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिजनेस, हालांकि सभी न्यूज़पेपर में होते हैं। आप लोकल अगर परचेज करते हैं न्यूज़पेपर उसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो पेजेस होते हैं वो हमें उन्हीं को जो समाचार पढ़ने को मिलता है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जब भी न्यूज़पेपर पढ़िए आप नेशनल एडिशन ही पढ़िए। तो शुरुआत करते हैं हम आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अब देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें परमिशन दे दी थी कि जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उसका सर्वेक्षण किया जाए और क्या वहाँ जो मस्जिद है उसमें पहले कारागृह था कंस का, ये सब तथ्य निकाले जाएं, उसको चुनौती दी गई थी शाही ईदगाह मस्जिद के जो ट्रस्ट है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसको खारिज कर दिया गया है। और अब 18 दिसंबर से यहाँ पर सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। सर्वे में ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या वाकई में पहले मंदिर था या फिर मंदिर मतलब कारागृह था जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो हो सकता है ये बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले, ये मस्जिद भी जा सकती है। अब आपको ये बता दें कि थोड़ा सा इतिहास आपको बता देते हैं कि जो कृष्ण जन्म स्थान है यानी कि जो मंदिर है वो महमूद गजनवी द्वारा 1017 ईस्वी में तोड़ा गया था। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, भारत पर लूटपाट की थी, जनसंहार किया था, हत्याएं की थी और मंदिरों को सबसे ज़्यादा उसने टारगेट किया था। कट्टर मुस्लिम था तो उन्होंने मंदिरों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया था। इसी के तहत यहाँ पर श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है मंदिर, उसको भी तोड़ा गया था। अगर हम इतिहास की बात करें तो ये मंदिर 3 बार तोड़ा गया है और 4 बार बनाया गया है। इसकी जो टोटल जमीन है वो है 13.37 एकड़। जमीन में का जो हिस्सा है वो अवैध माना जा रहा है, यानी कि इसी पर मस्जिद बनाया गया है। अगर आपको और थोड़ा डिटेल में हम बताएं तो 1968 में 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच समझौता हुआ था 1968 में। तो यहाँ पर हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में ये दिया गया था कि जब 1968 में समझौता हुआ था तो इनको हमारी मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं थी, अब इनको जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो मस्जिद से दिक्कत हो रही है। ये सबसे बड़ा जो सवाल करके उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसमें एक पॉइंट और जान लीजिए कि जब 1658, क्लियरली लिखते हैं इसको, 1658 से 1707 तक जब मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था तो भी इस मंदिर को तोड़ा गया था, क्योंकि वो एक कट्टर मुसलमान था और उसने ये आदेश दिया था कि जितने भी मंदिर हैं उसको तोड़ दिया जाए। तो उसमें ये भी मंदिर था, लेकिन इसका बाद में जीर्णोद्धार किया गया, इसको बनवाया गया। अब जो मस्जिद है उसको वापस लेने के लिए जो श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ है उसने वाद डाला था, जो स्वीकृत हो गया है। अब वहां पर सर्वेक्षण होगा। मथुरा का अगर हम पुराने नाम की बात करें तो मथुरा को कई नामों से जाना जाता था। सूरसेन नगरी, दूसरा नाम था मधुपुरी, तीसरा मधुनगरी और चौथा था मथुरा नहीं मधुरा, लेकिन अब इसे मथुरा बोला जाता है। सर्वेक्षण 18 तारीख से स्टार्ट होगा और जो तथ्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में किए जाएंगे और आगे आने वाले में क्या फैसला होगा समय में, क्योंकि ये जो केस है वो संभवतः सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। थोड़ा सा ये केस लंबा चलने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ इसमें हमें मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मामले में ललित और महेश मास्टरमाइंड। देखिए 5 आरोपी पकड़े गए थे और छठा जो आरोपी था ललित, जो छठे आरोपी था महेश,
वो फरार चल रहा था, लेकिन उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपित ललित झा और महेश को पुलिस ने पूरे मामले का मास्टरमाइंड मान लिया है, क्योंकि उनसे ऐसी बातें पता चली हैं जिससे उन्हें मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इन्हीं दोनों ने षड्यंत्र भी रचा था। अब इसमें जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय की पुलिस जो है वो ये कह रही है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ टूलकिट जैसी साजिश करने की योजना थी। इसमें जो महेश है, ये जिसकी आप पिक देख रहे हैं, महेश जो है वो एक मजदूर है और कॉल डिटेल से पता चला कि इसकी जो बात है वो नीलम आजाद से कई बार हुई है। गुरुवार रात को ललित झा के साथ महेश ने भी सरेंडर किया था, लेकिन तब पुलिस ने सिर्फ ललित झा को ही गिरफ्तार किया था। महेश को तो इसमें बाद में गिरफ्तार किया गया जब ललित झा से उसकी जानकारी प्राप्त हुई। अब इसमें 6 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है और महेश को छोड़कर सभी को कोर्ट में पेश कर लिया गया है और उनकी रिमांड भी ली जा चुकी है। अब ये विजिटर्स पास के द्वारा ही एंट्री किए थे संसद में, नई संसद जो है, और कैसे विजिटर पास से एंट्री की जाती है, कितने समय के लिए की जाती है, क्या इसकी पूरी रूपरेखा होती है, इसके बारे में हम अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो शायद आपको आज इवनिंग तक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा ने जन्मतिथि पर ली सीएम पद की शपथ। देखिए जो पिक में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, यही है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है और ये राजस्थान के 14वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें उन्होंने जो शपथ ली उसके बाद इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई कलराज मिश्र द्वारा, जो राज्यपाल हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी और दूसरे हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। भजन लाल शर्मा जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो यहाँ पर एक संतुलन बैठाया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2024 वाले चुनाव में भाजपा टारगेट कर रही है 2024 को। जयपुर के ऐतिहासिक जो अल्बर्ट हॉल है उसमें शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। 3 मंच बनाए गए थे। एक मंच पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे थे। दूसरे मंच पर जो केंद्रीय मंत्री थे, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, ये सब बैठे हुए थे। और तीसरा जो मंच था उसमें और राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री और साधु संत लोगों को बैठाया गया था। इसमें आपको ये भी बता दें कि जो इसमें जो पूर्ववर्ती सरकार थी, इससे पहले 1990 में स्वर्गीय हरिदेव जोशी ब्राह्मण जाति से आते थे। 20 साल बाद प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं। इससे पहले 1998 में कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 उप मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय बनवारी लाल बैरवा और श्रीमती कमला। इन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जहां पर भी चुनाव हुए थे नई गवर्नमेंट ने पदभार संभाल लिया है। और जैसा कि कल हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश सरकार में जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाया था, खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। राजस्थान में भी शायद ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और इससे पहले कई ऐसी परियोजनाएं थी जो एमपी और राजस्थान के बीच नदी की परियोजना थी जो नहीं हो पा रही थी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट होने वाली है। उसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा जो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। उस न्यूज़ को हम अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, दुष्कर्म के दोषी भाजपा विधायक को 25 वर्ष की कैद। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी, ठंडी बढ़ी, आपके इलाके में भी ठंडी बढ़ी होगी, ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली सरकार पर हर मामला कोर्ट में हमारे पास ना आए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार कोर्ट यहाँ पर कोर्ट करके बोला है कि आपकी अगर उपराज्यपाल से कोई भी अनबन होती है, किसी मामले में अनबन होती है, कोई विधेयक पास नहीं होता है या फिर कोई आदेश पारित नहीं हो पाता है, तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट मत आ जाइए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो DY चंद्रचूड़ हैं, CJI हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये भी बोला कि आर्टिकल 226 के तहत आप हर वाद को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते हैं। अब ये आर्टिकल जो यहाँ बोला गया DY चंद्रचूड़ द्वारा कि आर्टिकल 226, वो आर्टिकल 226 है क्या? देखिए आर्टिकल 226 जब संस्था को, सरकार को, व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 226 के तहत वाद प्रस्तुत कर सकता है। आर्टिकल 226 जैसे आप हैं
या मैं हूं, अगर मुझे महसूस होता है कि मेरा जो मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, धर्म का अधिकार, जाति का अधिकार, अगर ये इस पे कोई हनन हो रहा है, कोई इस पे इंटरफेयर कर रहा है, तो मैं आर्टिकल 226 के तहत उसके वाद को प्रस्तुत कर सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या फिर निचली अदालत में। ये जरूरी होता है। तो ये एक अधिकार मिला हुआ है हमें न्यायपालिका से। तो उसी के तहत डीवाई चंद्रचूड़ ने कोट किया कि आप बार बार आर्टिकल 226 का सहारा लेकर हर बात को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने पर 2 लाख तक की मदद। अब ये प्री प्राइमरी, आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट चलता है प्ले स्कूल का या फिर जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें अब 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। अब ये 2 लाख रुपए तक की मदद कैसे होगी, यानी कि और ये भी मैं बता दूं कि इसमें आंगनवाड़ी को भी शामिल किया गया है। अगर वहां पर प्ले स्कूल ओपन होता है आंगनवाड़ी में तो उनको भी 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, लेकिन ये जो 2 लाख की मदद होगी वो आंगनवाड़ी को 5 साल में एक बार मिलेगी। और जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको ये स्टूडेंट्स के तहत दी जाएगी, यानी कि कितने बच्चे आपके पास हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, उसके आधार पर दी जाएगी। शुरुआत में इस तरीके से आंकड़ा या कैलकुलेट किया जाएगा कि एक बच्चे पर 500 रुपए दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अगर बच्चे बढ़ते जाएंगे तो ये राशि भी बढ़ती जाएगी और समय कम होता जाएगा। हो सकता है 6 महीने में आपको 2 लाख रुपए मिल जाए, यानी स्कूल को 2 लाख रुपए मिल जाए। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। और 11 लाख सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 1.88 लाख ही प्री प्राइमरी या बाल वाटिका से जुड़े हुए हैं, यानी कि प्ले स्कूल से। प्ले स्कूल मीन्स जहां बच्चे 1-2 घंटे के लिए खेलने के लिए आते हैं। तो देखिए, सरकारी स्कूलों को प्री प्राइमरी और बाल वाटिका कक्षाओं में जोड़ने की जो मुहिम है वो अब और तेज कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत इन कक्षाओं को शुरू करने वाले स्कूलों को अब 2 लाख तक की वित्तीय मदद भी देने की पेशकश की है। आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्री प्राइमरी कक्षा शुरू करने पर जो प्रति स्कूल पर 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्रों को यह मदद 5 साल में एक बार ही दी जाएगी, जैसा मैंने आपको इसमें बताया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी और बाल वाटिका कक्षाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारा सब कुछ जो हो रहा है वो NEP के द्वारा किया जा रहा है। NEP क्या होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस पर एक विस्तृत वीडियो भी बनाया गया है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ये सारी रूपरेखा NEP के द्वारा की जा रही है। NEP की इस पहल पर वैसे तो सभी राज्यों को काम शुरू करना था और हो भी गया है, लेकिन ये रफ्तार अभी काफ़ी धीमी है। देश में अगर हम बात करें तो टोटल 11 लाख सरकारी स्कूल हैं, लेकिन सिर्फ 1.25 लाख आप मान सकते हैं या लगभग 2 लाख स्कूलों में ही प्राइमरी जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो पाई हैं। NEP में सरकारी स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने के साथ ही देश भर में चल रहे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और को भी बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में जोड़ा जाए, संबोधित किया जाए। तो और इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में केंद्रीय विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने इसमें बोला है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो हीरक जयंती थी उसके अवसर पर संगठन से जुड़े कर्मचारियों, छात्रों, शिक्षकों को उन्होंने बधाई दी और जिस तरीके से समग्र विकास हुआ है उसकी भी सराहना की है। इंटरनेट मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स, जो ट्विटर था पहले वो एक्स हो गया है, तो इस पोस्ट को केंद्रीय विद्यालय परिवार के सभी छात्रों, कर्मचारियों, सहायक कर्मचारियों और पूर्व छात्रों को हीरक जयंती पर बधाई, ये इनका स्टेटमेंट था, इन्होंने पोस्ट किया था। और वर्षों से केंद्रीय विद्यालयों ने कई छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान भी की है। भारत सरकार द्वारा दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय विद्यालयों की योजना का अनुमोदन 1962 में 1962 में किया गया था। 1963 और 64 के दौरान सुरक्षा कर्मियों की जहां संख्या ज़्यादा होती थी वहां पर ही पहले ये विद्यालय चलाए जाते थे। 20 आवासीय विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालयों के रूप में शुरू किया गया था। 15 दिसंबर 1965 को ट्रस्ट बनाया गया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी का गठन किया गया। ट्रस्ट में बोल गया, गलत है वो, सोसाइटी का गठन किया गया। और आपको भी पता होगा कि जितने भी स्कूल होते हैं वो सोसाइटी गठन के माध्यम से ही चलते हैं। तो इसके बाद ये जो विद्यालय है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
गत 5 वर्षों में 1761 लोको पायलट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल। देखिए, गत 5 वर्षों में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में 1761 लोको पायलट फेल हुए हैं। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। ड्यूटी के दौरान अल्कोहल सेवन की रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा नियमित रूप से ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किए जाते हैं और इस अवधि में कुल मिलाकर 8.28 लाख टेस्ट किए गए हैं। उच्च सदन में रेलवे मंत्री जो हैं हमारे अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में ये स्टेटमेंट दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिल सकता है ईएसआईसी अस्पतालों में इलाज। अब ये ईएसआईसी क्या होता है, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कार्य करता है। और आपको ये भी बता दें कि जो ईएसआईसी है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी जो स्थापना है वो 24 फरवरी 1952 को पंडित नेहरू द्वारा, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कानपुर में की गई थी। ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो कर्मचारियों के लिए कई नई सुविधाएं भी शुरू की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार अब नए कदम उठा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विचार कर रहा है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ईएसआईसी के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। इसके साथ ही कैंसर के इलाज की सुविधा देने वाले अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की भी इसमें तैयारी की जा रही है। अभी निगम के देश भर के 161 अस्पताल और 1574 डिस्पेंसरी हैं। इनमें 643 जिलों के कर्मचारियों को ही लाभ दिया जा रहा है। निगम की योजना में बीमित कर्मचारियों की संख्या जो है वो 3.42 करोड़ है, जबकि उनके स्वजन को शामिल करने का यह आंकड़ा 13.3 करोड़ पहुंच जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सरकार विचार कर रही है कि महंगे इलाज के बोझ से राहत दिलाने के लिए ईएसआईसी अस्पतालों में इलाज की सुविधा सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी दी जाए। तो ये अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट है, एक दूसरे की राय के प्रति लोग सहिष्णुता रखें। जस्टिस किशन कौल, जो कि 25 दिसंबर को रिटायर होंगे, तो उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया और कोर्ट में अंतिम भाषण दिया। और 18 से 2 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश चलता है कोर्ट में। तो इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं संजय किशन कौल ने बोला कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहनशीलता का स्तर कम हो गया है, लोगों को एक दूसरे की राय के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने न्यायाधीश के रूप में अपने आखिरी कार्य दिवस पर जस्टिस कौल ने कहा कि एक जजिया की निर्भीकता अहम कारक है। 6 साल 10 महीने तक वो न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के और 25 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। विदाई का जो समारोह हो रहा था उसमें जो प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी बोला कि मेरी और आपकी मित्रता 1975 से है, कॉलेज के दिनों से है और हमने कई विवादों को साथ में हल किया है, जिसमें कि गोपनीयता का मामला हो, वैवाहिक समानता का मामला हो, अनुच्छेद 370 का मामला हो, इन सभी में हम लोगों ने साथ कार्य किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर सहमत हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से डबल इंजन सरकार की अवधारणा का पहला लाभ नदियों की जो रूपरेखा है उसको जोड़ने की अहम परियोजना के रूप में मिल सकती है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी है। राजस्थान में जो भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है और इस परियोजना पर तेजी से काम आगे हो सकता है। इस परियोजना को हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस मैप में आप समझिए कि जो चंबल नदी है वो ये है, ये चंबल नदी है, ठीक। और उसके बाद जो क्षिप्रा नदी है वो ये क्षिप्रा नदी है। काली सिंध जो नदी है, क्षिप्रा नदी ये है और काली सिंध नदी ये है और पार्वती नदी जो डार्क ब्लू आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सबको लिंक करना है एक तरीके से। ये अभी लिंक नहीं है, इसी को लिंक करना है ताकि दोनों राज्यों, आप देख रहे हैं ये उज्जैन और धार, देवास, इंदौर और ये पूरा जो एरिया है वो राजस्थान का है। तो इस तरीके से इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लिंक किया जाए ताकि जो दोनों राज्य हैं उनको इसका लाभ मिल सके।
आगे न्यूज में बताया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने नदियों को जोड़ने की परियोजना पर क्रियान्वयन के लिए बने विशेष समिति की बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा भी की है। 21वीं बैठक इसकी हुई थी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर हर हाल में काम तेजी से हो, यह भी खाका तैयार किया गया और इसमें मध्य प्रदेश में पर्यावरण मंजूरी के लिहाज से लगभग सभी बाधाएं भी दूर हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक में केन बेतवा लिंक परियोजना में हुई उल्लेखनीय प्रगति का भी जिक्र किया था। नेक्स्ट न्यूज है कि रेल मंत्रालय ने बीईएल से 5300 करोड़ से अधिक का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल से 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज माध्यम और भारी क्षमता वाली तोपों पर अधिक जो पुर्जे होते हैं, अभिन्न पुर्जे होते हैं, तोपों की इससे मारक क्षमता बढ़ जाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजों का निर्माण पुणे और आगामी नागपुर प्लांट में किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण समझौता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इस साल हवाई अड्डों पर अफरा तफरी होने की उम्मीद कम है। आपको पता होगा कि पिछले साल, अब ये सर्दी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, बहुत लोग इसमें घूमने जाते हैं, शादी का भी माहौल है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं लोग। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो 4 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। उससे हुआ क्या था कि जो व्यवस्था है, यात्री व्यवस्था है या जो एयरपोर्ट की जो व्यवस्था होती है वो पूरी चरमरा गई थी इतनी भीड़ से। लेकिन इस बार कई इसमें बदलाव किए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही कि लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा यात्री इस बार यात्रा करेंगे और इसलिए मौजूदा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी आधार पर कुछ इंतजाम भी किए गए हैं। और जैसे कि पहले बताया गया था कि 31 दिसंबर तक देश के कई हवाई अड्डों पर फुल बॉडी स्कैनर लगा दिए जाएंगे जिससे ग्राहकों को जल्दी सुरक्षा जांच हो सके। इसमें बताया गया है कि अब यह सुविधा मई 2024 में मिल पाएगी। पहले दिल्ली के इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्कैनर लगेगा। इस तरह से टोमोग्राफी एक्सरे लगाने का लक्ष्य है 31 दिसंबर 2023 तक रखा गया है। इसमें होगा क्या कि आपको लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं आपके, वो आपको बैग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप जब फुल बॉडी स्कैनर से गुजरेंगे तो उसी में स्कैन हो जाएगा। तो इसमें समय भी बचेगा और परेशानी भी कम होगी। और इसमें जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी तादाद बढ़ा दी गई है ताकि जो भीड़ आ रही है उसको नियंत्रित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं, वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने को तैयार भारत। 2020 में वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए वो कच्चे तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा था या फिर कोई और कंट्री उनसे आयात नहीं कर पा रही थी। अब जब इनसे प्रतिबंध हटा है तो भारत कच्चा तेल खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत पूर्व में भी वेनेजुएला से क्रूड खरीदता था, प्रतिबंध की वजह से भारत उससे तेल नहीं खरीद पा रहा था। देखिए, प्रतिबंध रूस पर भी लगा था लेकिन रूस से खरीदारी भारत ने बंद नहीं करी थी। ओपेक संगठन ने भी, जो उत्पादक देश हैं, तेल उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती किए जाने और सर्दियों की मांग तेज होने के बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत है तेल की, कच्चे तेल की, वो काफ़ी कम है। 2 हफ्ते पहले $88 प्रति बैरल की कीमत जो थी वो अभी 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल आ चुकी है और भारत अपनी ज़रूरत का 87% क्रूड ऑयल आयात करता है। ठीक है, तो ओपेक देश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और उसके बाद वेनेजुएला के बारे में भी जानेंगे। अगर हम ओपेक में शामिल होने वाले देशों की बात करें तो 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर ही ओपेक संगठन बनाया था। 1960 के बाद इसमें कई देश जुड़ते गए, जैसे 1961 में कतर जुड़ा, 62 में इंडोनेशिया, 62 में ही लीबिया जुड़ा, 67 में यूएई, 1969 में 1969 में अल्जीरिया, 1971 में नाइजीरिया, 1973 में इक्वाडोर, 1975 में गैबोन और 2007 में अंगोला इसमें जुड़ा था। तो साल दर साल इसमें सदस्य जुड़ते गए ओपेक संगठन में। अब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ओपेक का फुल फॉर्म बताएंगे।
अब वेनेजुएला जिनके साथ अब कच्चे तेल का आयात होगा, तो वेनेजुएला के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं वर्ल्ड मैप के माध्यम से। देखिए ये है वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में ये रहा वेनेजुएला। वेनेजुएला की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो है कैरकस और मुद्रा है यहाँ की बोलीवर। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। तो वेनेजुएला के बारे में आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत ओमान एफटीए वार्ता का समापन जल्द। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। देखिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और ओमान के बीच जो एफटीए की बात चल रही है वो पूरी हो सकती है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस महीने की शुरुआत में मस्कट, जो ओमान की राजधानी है, में व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता के लिए दूसरे दौर की वार्ता भी संपन्न हो गई है। वाणिज्य सचिव जो है हमारे सुनील बर्थवाल ने कहा कि उत्पादन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग और उत्पाद प्रोफाइल के मामले में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कुछ समानताएं हैं और भारत का यूएई के साथ इसी तरह का समझौता भी है। यानी कि एफटीए जब हो जाता है तो एक देश दूसरे देश से टैक्सेस कम हो जाते हैं, इन लोगों दोनों देशों के टैक्सेस कम हो जाते हैं, वस्तुएं सस्ते दरों पर मिलने लगती हैं। ओमान कंट्री को हम वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें ओमान ये रहा ओमान। ओमान की अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है रियाल और यहाँ की जो कैपिटल है मैंने आपको बताया मस्कट। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैप जरूर देखने आना चाहिए आपको, और जब भी आप पढ़िए आपके रूम में वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एथनॉल उत्पादन में गन्ने के रस का इस्तेमाल करने को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष आपूर्ति वर्ष जो है 2023-24 में एथनॉल उत्पादन में गन्ने के रस और बी श्रेणी का भारी सीरा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल की सीमा जो है वो 17 लाख टन तय कर दी है। सरकार ने जो बीता सप्ताह था उसमें एथनॉल उत्पादन में गन्ने के रस के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। जो उद्योग संगठन सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग भी कर रहा था। एथनॉल देखिए क्या होता है कि जब एक एथनॉल जो होता है वो एक जल रहित एथिल अल्कोहल होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ये गन्ना, गेहूं और मक्का से भी प्राप्त किया जाता है। और इसके हम अगर प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग जो होता है वो वार्निश के लिए होता है, पॉलिश के लिए होता है, दवाओं के घोल के लिए होता है, ईथर क्लोरोफॉर्म के रूप में होता है, पारदर्शक साबुन के रूप में होता है, सेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि नवंबर में वस्तु निर्यात 2.83% घटा है। देखिए नवंबर में भारत का जो वस्तु निर्यात है 2.83% घटकर 33.90 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में आयात भी 4.33% घटकर 54.48 अरब डॉलर हो गया है। इस तरह व्यापार घाटा कम हो गया है, 20.58 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज पर आते हैं हम, और जैसा हमने पहले भी बताया था कि इजराइल हमास युद्ध अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि अमेरिका को H1B वीज़ा के लिए मिले पर्याप्त आवेदन। अमेरिका की संघीय एजेंसी, देखिए ये एक वीज़ा होता है, जैसे इंडिया के किसी व्यक्ति को अमेरिका में कार्य के लिए जाना है तो उसे H1B वीज़ा लेना होगा। और वीज़ा के लिए जो वर्ष है 2024 के लिए पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं ने गुरुवार को एक बयान जारी कहा और इसमें कांग्रेस यानी कि जो अमेरिका की संसद है द्वारा अनुमोदित 65,000 नियमित H1B वीज़ा के लिए आवेदन मिल चुके हैं। इसमें भारतीय पेशेवरों की भी बड़ी संख्या है। H1B वीज़ा कार्य वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कुशल श्रमिकों को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करने की अनुमति देती है। इसमें भारत जैसे देशों के कुशल पेशेवरों की काफ़ी मांग रहती है और उसे वित्त वर्ष 2024 के लिए 65,000 नियमित आवेदन के साथ ही अमेरिकी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा द्वारा प्राप्त आवेदनकर्ताओं को छूट वाले 20,000 आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं।
भारत से हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा मालदीव। मालदीव ने भारत को एक और झटका दिया है। मालदीव ने कहा है कि वह भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और खोज के लिए दोनों देशों के बीच यह समझौता 2019 में हुआ था, जो अगले साल जून में समाप्त हो रहा है। लगातार भारत विरोधी रुख दिखा रही है मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने इसे रद्द करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की थी। उन्हें चीन का करीबी माना जाता है। मालदीव स्थित न्यूज़ वेबसाइट प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फिरजुल ने कहा है कि हफ्ता 14 रोडमैप का हिस्सा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और राजनयिक समझौतों को रद्द करना था। चलिए, तो ये आज का 16 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।